तो चलिए सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राजू भाई आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे साउंड एंड वेव। इसके पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट आप लोग को हम इसके पिछले क्लास में बताया था थ्योरी प्लस पी बाई क्यू। जो थ्योरी बताए थे उसके बाद जो जितना भी प्रीवियस ईयर का सवाल आता था वो हम इसके पिछले क्लास में बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले जाकर के यूनिट एंड मेजरमेंट जाकर के देखिए, बहुत ही मस्त टॉपिक है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आज हम आप लोग को उससे भी मजेदार टॉपिक लेकर के आए हैं, क्या? साउंड एंड वेव्स, ध्वनि और तरंगे। ये साउंड एंड वेव जो चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी और न जाने ऐसे कई बहुत सारे जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ये ध्वनि और तरंग, साउंड एंड वेव चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज उसी का हम आज पी वाई क्यू कहें तो फिर इससे जो चैप्टर आता है ये हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ये आपको क्वेश्चन जो करवाएंगे ये पेपर में आपको छापने वाला सवाल करवाएंगे। क्या बोल रहे हैं कि पेपर में छापने वाला सवाल करवाएंगे। तो चलिए आपसे हम ज्यादा समय न लेते हुए अपनी क्वेश्चन की ओर आते हैं, आप एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए, कहता है क्या? साउंड एंड वेव, ध्वनि और तरंगे। तो मेरे भाई इसका पहला जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि यात्रा नहीं करता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि हम लोग लाइट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे लाइट चैप्टर में आप लोग क्या पढ़े होंगे कि जो क्या लाइट जो होता है चलने के लिए माध्यम, अगर माध्यम है तो उसमें भी लाइट चलेगा और वैक्यूम भी है तो उसमें भी चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो लाइट रहता है वैक्यूम में चलता है और सबसे ज्यादा लाइट वैक्यूम में चलता है और उससे कम माध्यम में चलता है। लेकिन उसका उल्टा होता है, क्या? ध्वनि जो होता है चलने के लिए इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या बोले कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि यात्रा करता था। ध्वनि जो होता है सबसे अधिक इधर जो हम आपको बताएंगे, ये मोस्ट टॉपिक बताएंगे क्या कि ध्वनि जो है सबसे अधिक किसमें चलेगा? ठोस में चलेगा। किसमें चलेगा? जो ये ध्वनि जो है, ध्वनि का जो वेग होगा मेरे भाई, किसमें होगा? सबसे अधिक ठोस में होगा। उससे कम होगा जो किसमें होगा? द्रव्य में होगा। और सबसे कम जो होगा और उससे कम किसमें होगा? तो गैस में होगा। ध्वनि का जो वेग होगा सबसे अधिक उससे कम किसमें होता है? गैस में होता है। ठीक, सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। उससे कम द्रव्य में होता है और उससे कम जो किसमें होता है? गैस में होता है। तो देखिए ये सवाल यही ना पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि यात्रा नहीं करता है। तो ध्वनि यात्रा नहीं करता किसमें? तो वैक्यूम में ध्वनि जो है नहीं चलता है। वैक्यूम में ध्वनि नहीं चलता। ये लाइट नहीं है, ध्वनि है, ये साउंड है। तो साउंड जो है सबसे अधिक ठोस में चलता है, उससे कम द्रव्य में, उससे कम गैस में। और जो वैक्यूम होता है ये वैक्यूम में हमारा क्या होता है? साउंड गति नहीं करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल कहता है क्या कि ध्वनि तरंग के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है कि ध्वनि तरंग के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो साउंड हमारे गला से निकलता है ये कैसे चलता है? सी आर, देखिए ये कैसे चलता है? सी आर सी आर सी आर, ऐसे करके चलता है। जहां सी से क्या होता है? सी से हमारा क्या होता है? कंप्रेशन होता है। सी क्या होता है? कंप्रेशन होता है। और आर से जो हमारा होता है रेयर फ्रैक्शन होता है। आर से हमारा होता है क्या होता है? रेयर फ्रैक्शन होता है। ठीक, और जो कंप्रेशन का मतलब होता है जो हमारा क्या होता है? संपीड़न। कंप्रेशन का मतलब जो हमारा क्या होता है? संपीड़न होता है। और रिफ्लेक्शन का मतलब जो होता है, जी क्या होता है? विरलन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब जो होता है हमारा क्या होता है? विरलन होता है। तो कहता है कि क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत संपीड़नों, यानी कि दो क्रमागत संपीड़नों, इसका मतलब हिंदी क्या होता है? संपीड़नों। तो दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को कहते हैं मेरे भाई तरंग लंबाई कहते हैं। याद रखिएगा कि दो क्रमागत संपीड़नों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग लंबाई कहते हैं। ओके, देखिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति, क्या बोल रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति और पिच के बीच के संबंध है। क्या बोल रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति और पिच के बीच संबंध है। तो देखिए
तो देखिए क्या बता रहे हैं कि ध्वनि तरंग और पिच के, तो जो हमारा साउंड निकलता है, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा साउंड निकलता है गला से वो कैसे चलता है, तो वो ऐसे ऐसे चलता है, यानी कि वेव के फॉर्म में चलता है। कैसे चलता है? ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे। देखिए ये कैसे चलता है, ये साउंड के वेव के फॉर्म में चलता है। जो हमारे गला से जो ध्वनि निकलता है ये हमारा वेव के फॉर्म में चलता है। ओके, वेव के फॉर्म में चलता है। तो देखते हैं, जितना अधिक तो जितना अधिक, जैसे कि जितना लाउड स्पीकर, मतलब जितना तेज बोलेंगे ना, जितना तेज बोलेंगे उतना ही आवृत्ति हमारा जो होगा क्या होगा, फैलेगा। जैसे धीरे बोलेंगे तो आवृत्ति इतना, लेकिन जब तेज बोलेंगे तो आवृत्ति हमारा कितना बढ़कर हो जाएगा, इतना। तो जितना अधिक आवृत्ति बढ़ेगा उतना ही अधिक हमारा क्या होगा, पिच बढ़ेगा। क्या बोल रहे हैं कि जितना अधिक आवृत्ति बढ़ेगा उतना ही अधिक पिच बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब कि जो आवृत्ति होगा वह पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जितनी अधिक आवृत्ति होगा उतना ही अधिक हमारा क्या होगा, तो पिच होगा। क्या बोल रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति और पिच के बीच का संबंध क्या होता है, तो जितना अधिक आवृत्ति होगा उतना ही अधिक हमारा क्या होगा, तो पिच होगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल का था, क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की गति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करने का मतलब क्या कर रहा है कि दर्शाता है। प्रतिनिधित्व करने का मतलब क्या बोल रहा है कि दर्शाता है। कर रहा है कि कौन ध्वनि तरंग की गति को दर्शाता है। तब ध्वनि तरंग का गति का एक फार्मूला क्या होता है, ध्वनि तरंग जो गति करता है उसका फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है आवृत्ति। आवृत्ति का किससे डिनोट करते हैं, लेमडा, और इससे क्या कहते हैं, म्यू से। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यानी कि क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति का इसका सिंबल क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होगा, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। और इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा, आवृत्ति। तो देखिए, यानी कि वेग बराबर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य गुना क्या होता है, आवृत्ति। वेग बराबर होता है हमारा क्या, तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ध्वनि तरंग की गति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। ओके, अब हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, अब हम आपको लेकर कर रहे हैं नेक्स्ट सवाल। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तापमान में वृद्धि का ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कर रहा है कि जब तापमान का वृद्धि होगा तो उसमें ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब जैसे जैसे हम लोग तापमान को बढ़ाते जाएंगे, जैसे तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। क्या बोल रहे हैं कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का हमारा जो वेग होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, जो क्या हो गया कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग हमारा क्या हो गया, बढ़ता है। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा क्या कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग हमारा क्या होता है, बढ़ता है। फिर उसी तरह क्या कहता है कि वायु में ध्वनि की गति क्या होती है। कह रहा क्या कि वायु में ध्वनि का गति क्या होता है, वायु में ध्वनि का गति क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई भी वायु में ध्वनि का गति पूछ रहा था, किस पे पूछेगा, रूम टेम्परेचर पर मिनिमम किस पे पूछेगा, रूम टेम्परेचर पर पूछेगा। ऐसे थोड़े पूछेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे अगर बोल करके पूछेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, तो उसका क्या होगा, 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन डायरेक्ट पूछा कि वायु में ध्वनि का गति क्या होगा, यानी कि रूम टेम्परेचर पर पूछ रहा है। तो वायु में ध्वनि का गति जो होता है कितना होता है, 343 मीटर पर सेकंड। ऐसे हम आपको बताते हैं क्या कि देखिए, वायु में जो ध्वनि का वेग होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। ओके, और उसी तरह अगर पूछे, अगर देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि का वेग होता है 343 मीटर पर सेकंड। 343 मीटर पर सेकंड 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लेकिन आप कोई पूछेगा कि 32 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, या फिर 80 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा ध्वनि का वेग, या 100 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग क्या होगा। अगर ऐसा करके पूछे, यानी कि टेम्परेचर डायरेक्टली समझिए कि टेम्परेचर दे और उसके बाद पूछे कि ध्वनि का वेग क्या होगा, तो उसका एक फार्मूला याद रखिएगा। क्या रखिएगा कि 0.61, क्या बोल रहे हैं, 0.61 गुने 0.61, देखिए 0.61 गुने टी, प्लस लिख देंगे 332। ये हमारा फार्मूला हो गया ध्वनि के वेग का। ध्वनि के वेग का फार्मूला एक मेरे भाई याद रखिएगा। क्या रखिएगा कि अगर टेम्परेचर दे, जैसे कोई पूछे 5 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, तो उसका फार्मूला लिखिएगा 0.61। क्या बोल रहे हैं, 0.61 इंटू
टी 0.61 गुने टी प्लस 332, यह हमारा फार्मूला जो हो गया ध्वनि के वेग का हो गया, ध्वनि के वेग का हो गया। किस पे? जब टेम्परेचर हमारा दिया हुआ रहे, तब टेम्परेचर हमारा दिया हुआ रहे तब ये हमारा फार्मूला सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो इसका फार्मूला किया 343 मीटर पर सेकंड, जो ध्वनि का वेग हो गया, ध्वनि का गति हो गया, ये हमारा यहां से निकल गया। उसके बाद कहता है मानव के लिए ध्वनि का श्राव्य सीमा क्या है, यानी कि मानव कितना साउंड, कितना हर्ज साउंड उत्पन्न करेगा तो उसका ध्वनि सुन सकता है। मानव के लिए ध्वनि का श्राव्य सीमा कितना है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, जो मानव सुन सकता है वो सुन सकता है 20 हर्ज से लेकर के 20,000 तक के जो साउंड निकलता है उसको मानव सुन सकता है। अगर 20 हर्ज से कम, 20 हर्ज से अगर कम साउंड अगर निकलेगा तो मानव नहीं सुन सकता है। फिर उसको कौन सुनेगा? कबूतर सुन सकता है, हाथी भी सुन सकता है 20 हर्ज से कम साउंड के। उसके बाद अगर 20,000 हर्ज से अधिक भी अगर साउंड निकलेगा तो उसको फिर मानव नहीं सुन सकता था। उसको कौन सुन सकता है? तो उसको चमगादड़ सुन सकता है, बिल्ली सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है 20,000 हर्ज से अधिक की ध्वनि को। ओके, तो देखिए, तो इसका जो साउंड जो हमारा होता है, वो कितने प्रकार का होता है? साउंड जो होता है हमारा कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। साउंड जो हमारा होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के साउंड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। ये हमारा हो गया साउंड जो होता है ये हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक हमारा क्या होता है? ऑडिबल साउंड। क्या होता है? ऑडिबल साउंड, जिसको क्या कहते हैं? श्राव्य, जिसको कि हम लोग सुन सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑडिबल होता है। जिसका की वैल्यू कितना होता है? 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक होता है। 20 हर्ज से लेकर के कितना तक होता है? 20,000 हर्ज तक होता है ऑडिबल साउंड, जिसको कि हम लोग सुन सकते हैं। एक होता है क्या मेरे भाई? एक होता है मेरा एक होता है हमारा क्या? इंफ्रासोनिक। एक हमारा क्या होता है? इंफ्रासोनिक जो होता है ये 20 हर्ज से कम, 20 हर्ज से कितना कम का जो ध्वनि निकलता है वो उसको कहाँ रखते हैं? इंफ्रासोनिक में। और जो इंफ्रासोनिक रे है इसको कौन सुन सकता है? तो इसको सुनने के लिए कबूतर सुन सकता है। कौन सुन सकता है? इसको कबूतर सुन सकता है। फॉर एग्जांपल इंफ्रासोनिक को कौन सुन सकता है? कबूतर सुन सकता है, हाथी सुन सकता है। 20 हर्ज से कम साउंड को। उसके बाद एक होता है हमारा अल्ट्रासोनिक। एक जो होता है हमारा क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव। तो देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है इसको कौन सुन सकता है? तो इसको सुनने के लिए कौन सुन सकता है? अल्ट्रासोनिक के लिए कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकती है, और एक चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक वेव को अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है। और इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है? 20,000 हर्ज से मेरे भाई अधिक होता है। अल्ट्रासोनिक का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 20,000 हर्ज से कितना होता है? अधिक होता है। देखिए एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करवा दें। क्या कह रहा है कि मानव के लिए ध्वनि का श्राव्य सीमा क्या है? क्या बोल रहा है कि मानव के लिए ध्वनि का श्राव्य सीमा क्या है? यानी श्राव्य सीमा कहने का मतलब कि मानव कितने हर्ज तक के ध्वनि को सुन सकता है। तो मानव जो है 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक के ध्वनि को सुन सकता है। अगर 20 हर्ज से कम हो जाए, 20 हर्ज से कम अगर ध्वनि निकलता है तो फिर उसको नहीं सुन सकता है। अगर 20,000 हर्ज से अधिक भी हो जाएगा तो उसको भी नहीं सुन सकता है। ओके, तो कहता है कि जो ध्वनि होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? एक होता है हमारा ऑडिबल साउंड जो होता है, ऑडिबल जो कि श्राव्य, जिसको कि हम लोग सुन सकते हैं, मैन सुन सकता है, उसका वैल्यू 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक होता है। फिर सेकंड आता है, एक होता है इंफ्रासोनिक। क्या बोल रहे हैं? इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक रे को कौन सुनता है? इसका वैल्यू जो होता है 20 हर्ज से कम होता है। इंफ्रासोनिक, देखिए इंफ्रासोनिक इसका जो वैल्यू होता है 20 हर्ज से कम होता है। इसको कौन सुन सकता है? तो इसको कबूतर सुन सकता है, हाथी सुन सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए कबूतर, हाथी सुन सकता है इंफ्रासोनिक का। एक होता है हमारा क्या? अल्ट्रासोनिक। एक हमारा क्या होता है? अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है इसको कौन सुन सकता है? इसका जो कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकती है, चमगादड़ सुन सकता है अल्ट्रासोनिक का। जो अल्ट्रासोनिक का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 20,000 हर्ज से अधिक होता है। कितना होता है? 20,000 हर्ज से अधिक होता है ये अल्ट्रासोनिक का। इसको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके।
नेक्स्ट सवाल कि मुख्य शॉक वेव से पहले भूकंप द्वारा निम्न में से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मेरे भाई जब देखते हैं भूकंप आता है, जब भूकंप आता है उस समय कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, 20 हर्ट्ज से कम का ध्वनि यानी कि कम आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न होती है जब भूकंप आती है उस समय। उसके बाद कह रहा है कि इकोकार्डियोग्राफी, क्या बोल रहा है, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईसीजी। इकोकार्डियोग्राफी को शॉर्ट में कहते हैं ईसीजी। इकोकार्डियोग्राफी होता है हृदय रोग, जैसे जो हृदय का जो जांच करवाने जाइएगा डॉक्टर के पास, तब उस समय इकोकार्डियोग्राफी यानी कि हृदय का जो होता है उस समय 20,000 हर्ट्ज से अधिक का साउंड उत्पन्न किया जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक का साउंड उत्पन्न किया जाता है कहाँ, इकोकार्डियोग्राफी में। अगर सीटी स्कैन, क्या बोल रहे हैं, सीटी स्कैन, अगर सीटी स्कैन भी करवाने जाइएगा तो वहां पे भी अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न किया जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड ही निकाला जाता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला। तो ये सब ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इंफ्रासोनिक जो होता है 20 हर्ट्ज से कम वाला होता है, 20 हर्ट्ज से कम वाला होता है, और अल्ट्रासोनिक जो होता है, अल्ट्रासोनिक जो होता है यही हमारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। फिर कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसे सोनार द्वारा मापा जा सकता है। तो सोनार क्या कर रहा है कि सोनार, तो सोनार जानते हैं कौन होता है, कौन होता है, ये जो पनडुब्बी वाला जो जहाज होता है, लड़ाकू विमान, उसके आगे ये जो होता है क्या होता है, ये देखिए पनडुब्बी वाला जो विमान होता है ये यही सोनार होता है। जैसे पनडुब्बी का देखते हैं ऐसा लग रहा था, तो इसका कार्य क्या है कि पानी के अंदर जैसे कि पानी के अंदर वस्तु कितना दूरी पे है, पानी के अंदर वस्तु कितना दूरी पे है, या फिर पानी के अंदर डायरेक्शन भी बताने का काम करता है। पानी के अंदर डायरेक्शन भी बताने का कौन करता है, ये सोनार करता है। पानी के अंदर डायरेक्शन भी बताने का काम कौन करता है, सोनार ही करता है। और पानी के अंदर वस्तु कितना दूर पर है उसका भी करता है। और पानी का लेवल मतलब कि हम लोग उसका स्तर जो उसका सतह होता है, उसका सतह जो होता है नीचे वाला पानी जिस पे है उसका सतह जो नीचे का होता है वह कितना दूरी पर है, उसका भी ये सोनार ये दूरी बताता है। ओके, तो इसका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होता है। उसके बाद क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति की एक अन्य इकाई है, आवृत्ति की एक अन्य इकाई। तो आवृत्ति बराबर फार्मूला क्या होता है, आवृत्ति बराबर जो हमारा सूत्र होता है वह कितना होता है, 1 बटा कितना होता है, समय। 1 बटा क्या होता है, समय। तो देखिए 1 और समय का क्या करेंगे, सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड। ऊपर लेकर जाएंगे तब प्रति सेकंड ऐसे हो जाएगा, तो यानी कि प्रति सेकंड। तो आवृत्ति का एक अन्य फार्मूला, ऐसा आवृत्ति का एक फार्मूला क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो उसी लेकिन एक अन्य फार्मूला पूछ रहा है कि आवृत्ति का एक अन्य इकाई क्या होता है, तो प्रति सेकंड क्या होता है, प्रति सेकंड। ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कि तापमान स्थिर होने पर ध्वनि की गति और गैस के दबाव के बीच क्या संबंध है। कह रहा क्या कि तापमान स्थिर होने पर ध्वनि की गति और गैस के बीच क्या संबंध है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। क्या होता है, एक दूसरे से संबंध स्वतंत्र होता है। और एक और